आज की हमारी पड़ताल एक बहुत बड़े कैनवस पर है। हमारे सामने कुछ विजुअल सोर्स हैं जिनका शीर्षक है विश्व भूगोल, ब्रह्मांड से महाद्वीपों तक एक यात्रा। हम सचमुच शुरुआत से शुरू करने वाले हैं, मतलब ब्रह्मांड के जन्म से लेकर तारों की दुनिया से होते हुए अपने घर यानी पृथ्वी पर और फिर इसके नक्शे पर मौजूद महाद्वीपों तक। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है जिसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जिन तत्वों से तारे बने उन्हीं से हमारा ग्रह बना। ग्रह की गतियों ने हमारे भूगोल को आकार दिया और उस भूगोल ने हम सबको। तो आज की बातचीत असल में इन कड़ियों को जोड़ने के बारे में है, ये समझने के बारे में कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय कहानी में कहाँ फिट होते हैं। चलिए तो फिर इस कहानी को बिल्कुल पहले पन्ने से शुरू करते हैं। बिग बैंग जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि लगभग 15 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले उस बिंदु से अंतरिक्ष और समय का विस्तार होना शुरू हुआ। ये एक धमाका कम और एक गुब्बारे का फूलना ज्यादा था, जो आज तक फूल रहा है। अच्छा, और इसी विस्तार में पैदा हुई आकाशगंगाएं। सर्पिल आकाशगंगा की तस्वीर है जो देखने में अद्भुत है। ये अरबों तारों का एक शहर लगती है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, शहर। एक आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण से बंधे अरबों तारों, गैस और धूल का एक विशाल समूह है। हम दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे नाम के शहर में रहते हैं और हमारी सबसे करीबी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेदा है। तस्वीर में आकाशगंगा का जो चमकीला केंद्र दिख रहा है उसे बल्ज कहते हैं, सही है? हाँ, बल्ज, जहां तारे बहुत पास पास होते हैं। ओके, तो आकाशगंगाओं से जूम इन करके अब एक अकेले तारे के जीवन पर आते हैं। अब पूरा जीवन चक्र दिखाया गया है, जन्म, जीवन और मौत। यह हमेशा मुझे बहुत नाटकीय लगता है। और यह है भी। एक युवा तारा मतलब अपनी शुरुआती अवस्था में वो अपनी बेहिसाब ऊर्जा की वजह से नीला चमकता है। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और ईंधन खत्म होने लगता है, वो फूलकर एक लाल दानव, एक रेड जायंट बन जाता है। इसके बाद उसके जीवन का अंत एक जबरदस्त सुपरनोवा विस्फोट के साथ होता है। सुपरनोवा जो कुछ हफ्तों के लिए पूरी आकाशगंगा से ज्यादा चमक सकता है। और इस विस्फोट के बाद जो बचता है वो तारे के वजन पर निर्भर करता है। 3 अलग-अलग अंत दिखाए गए हैं। हाँ, यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर विस्फोट के बाद बचे हुए कोर का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 1.4 गुना ज्यादा है, तो वो सिकुड़कर एक बहुत घना पल्सर तारा बन जाता है जो अविश्वसनीय तेजी से घूमता है। और अगर कम है तो? अगर द्रव्यमान 1.4 गुना से कम है तो वो एक सफेद वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बनता है, एक छोटा गर्म पिंड जो अरबों सालों में धीरे धीरे ठंडा होकर एक काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। एक मिनट, काला वामन, क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या हमने कभी कोई देखा भी है? मेरा मतलब अंतरिक्ष के अंधेरे में एक ठंडा काला तारा ढूंढना तो लगभग नामुमकिन लगता है। बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक ये पूरी तरह से सैद्धांतिक ही है। ब्रह्मांड की उम्र जो 13.8 अरब साल है, वो इतनी नहीं हुई है कि कोई सफेद वामन पूरी तरह ठंडा होकर काला बौना बन सके। इस प्रक्रिया में खरबों साल लग सकते हैं। तो शायद हम इस कहानी के बहुत शुरुआती दौर में हैं। इंटरेस्टिंग। और तीसरा अंत है ब्लैक होल, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। सोर्स के अनुसार यह तब बनता है जब कोई बहुत विशाल तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे दब जाता है। सही। जब एक बहुत विशाल तारा ढहता है तो उसका सारा द्रव्यमान एक असीम रूप से छोटे बिंदु में सिमट जाता है और इसके चारों ओर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं निकल सकता। इसीलिए हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। तो तारों के बनने और फटने की इसी प्रक्रिया में वो सारे भारी तत्व बने जिनसे हम और हमारा ग्रह बना है। चलिए अब उस एक तारे के परिवार पर जूम इन करते हैं जिसका हम हिस्सा हैं, हमारा सौर मंडल। हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है जो खुद एक तारा है। अब ग्रहों पर आते हैं, सबसे नजदीक से शुरू करते हुए। पहला है बुध यानी मर्क्यूरी, सबसे छोटा और सबसे तेज। ये सिर्फ 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। इसके बाद है शुक्र, वीनस। देख रहा हूं कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा गया है,
लेकिन साथ ही ये सबसे गर्म ग्रह भी है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यह एक बेहतरीन विरोधाभास है। शुक्र का आकार और बनावट पृथ्वी जैसा है, इसलिए इसे जुड़वा कहते हैं, लेकिन इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, जिसने एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर दिया है। नतीजा यह है कि इसकी सतह का तापमान सीसा को भी पिघला सकता है। ओह, ये तो एक चेतावनी की तरह है कि वायुमंडल कितना शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल। शुक्र के बाद है हमारी पृथ्वी, हमारा घर, जिसे पानी की वजह से नीला ग्रह कहते हैं, और फिर है मंगल, मार्स, लाल ग्रह। बताया गया है कि यहाँ सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मानस है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं है। ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा एक विशाल ज्वालामुखी है। मंगल की सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड इसे इसका लाल रंग देता है, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है। लेकिन सोर्स के मैप में इन 4 ग्रहों और फिर बृहस्पति के बीच एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। यहाँ क्या है? ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रह बनते बनते रह गया हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये क्षुद्र ग्रह की पेटी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो लाखों चट्टानी टुकड़ों से बनी है। ये एक तरह से चट्टानी आंतरिक ग्रहों और गैसीय बाहरी ग्रहों के बीच की सीमा है। और ऐसा क्यों हुआ? माना जाता है कि बृहस्पति के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने यहाँ किसी ग्रह को बनने ही नहीं दिया। और बृहस्पति तो जैसे सौरमंडल का बड़ा भाई है, सबसे विशाल। बिल्कुल, और इसका ये विशाल आकार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसके जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण ने एक तरह से हमारे सौर मंडल के छोटे ग्रहों के लिए बॉडीगार्ड का काम किया है। इसने अनगिनत क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को या तो अपनी ओर खींच लिया या सौर मंडल से बाहर फेंक दिया, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन पनपने का मौका मिला। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बृहस्पति के बाद आता है शनि, सैटर्न, जो अपने छल्लों के लिए मशहूर है। लिखा है कि इसका घनत्व पानी से भी कम है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ब्रह्मांड के साइज का एक बाथटब होता तो शनि उसमें तैरता रहता। ये सोचना ही अजीब है। इसके छल्ले बर्फ और चट्टानों के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं। और आखिर के 2 बर्फीले ग्रह अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून, है कि अरुण लेटा हुआ लगता है। हाँ, वो अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, शायद अरबों साल पहले किसी विशाल टक्कर की वजह से। और वरुण सौर मंडल का सबसे बाहरी और सबसे ठंडा ग्रह है, जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो अब जूम इन करके अपने ग्रह पृथ्वी पर आते हैं। आंतरिक संरचना दिखाते हैं, जो किसी प्याज की परतों जैसी है। सबसे बाहरी परत है क्रस्ट। हाँ, भूपर पट्टी। ये वो पतली चट्टानी परत है जिस पर हम रहते हैं। ये महाद्वीपों के नीचे मोटी और महासागरों के नीचे पतली होती है। ये मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सियाल से बनी है। क्रस्ट के नीचे है मैंटल, में सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है, लगभग 83%। ये पृथ्वी का इंजन रूम है। यहाँ चट्टानें पिघली हुई और अर्ध पिघली हुई अवस्था में है, जिसे मैग्मा कहते हैं। इसी मैंटल में संवहन धाराएं चलती हैं, जो ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाती हैं और महाद्वीपों को खिसकाती हैं। और सबसे अंदर है कोर, जो निकिल और लोहे यानी NiFe से बना है। दिखाया गया है कि इसका बाहरी हिस्सा तरल और भीतरी हिस्सा ठोस है। इसका क्या महत्व है? ये बहुत जरूरी है। बाहरी कोर में जो पिघला हुआ लोहा घूम रहा है, वो एक विशाल डायनमो की तरह काम करता है। इसी से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह हमें सूर्य के खतरनाक सौर तूफानों से बचाता है। इसके बिना हमारा वायुमंडल कब का अंतरिक्ष में उड़ गया होता, जैसा मंगल के साथ हुआ। वाह, तो हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे घूमता हुआ लोहा हमें ऊपर अंतरिक्ष के खतरों से बचा रहा है। अब जरा ऊपर देखते हैं, वायुमंडल की परतों की तरफ। जमीन से शुरू करें तो पहली परत है शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, जहां हम रहते हैं। बादल, बारिश, मौसम की सारी हलचल यही होती है। इसके ऊपर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, और यहां हमारी एक और रक्षक है, ओजोन परत। बिल्कुल, ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के लिए सनस्क्रीन का काम करती है। उसके ऊपर है मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, जिसे सॉस में उल्का पिंडों से बचाने वाली ढाल बताया गया है। अच्छा, वो कैसे? ये इतनी ठंडी और घनी है कि अंतरिक्ष से आने वाले ज्यादातर उल्का पिंड यहाँ घर्षण से जलकर खत्म हो जाते हैं। इसके ऊपर है गर्म आयन मंडल, जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजता है, जिससे रेडियो संचार संभव होता है।
और सबसे बाहर है बहिर्मंडल, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। ठीक है, तो हमने ग्रह की संरचना और उसके सुरक्षा कवच को समझ लिया। अब सवाल यह है कि इस विशाल ग्रह पर हम अपनी लोकेशन कैसे बताते हैं? यहीं पर अक्षांश और देशांतर काम आते हैं। बिल्कुल, अक्षांश यानी लैटिट्यूड भूमध्य रेखा की समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं हैं। ये हमें बताती हैं कि हम उत्तर या दक्षिण में कितनी दूर हैं। और देशांतर? दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। 0 डिग्री देशांतर जो लंदन से गुजरती है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये दुनिया का मानक समय तय करती है। और समय का गणित भी दिलचस्प है। 360 डिग्री 24 घंटे में, यानी हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का फर्क। हाँ, और इसी वजह से दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स हैं। प्राइम मेरिडियन से आप जितना पूर्व में जाएंगे समय उतना आगे होगा, और पश्चिम में जाने पर पीछे। यह पृथ्वी के घूमने का सीधा नतीजा है। अब पृथ्वी की कुछ और गतिशील प्रणालियों को देखते हैं, जैसे महासागर और ज्वार भाटा। 5 महासागरों का जिक्र है। हाँ, प्रशांत यानी पैसिफिक सबसे बड़ा और गहरा है। अटलांटिक की एस जैसी आकृति बहुत खास है, जो हमें महाद्वीपों के खिसकने की कहानी बताती है। और हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश पर है। बाकी 2 हैं बर्फीले आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। और इन महासागरों में ज्वार भाटा क्यों आता है? यह पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को इसका कारण बताया गया है। मुख्य कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों का गुरुत्वाकर्षण मिलकर पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे उच्च ज्वार आता है। और निम्न ज्वार? जब वे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनका खिंचाव बढ़ जाता है और निम्न ज्वार आता है। दिलचस्प बात यह है कि सूर्य इतना विशाल होने के बावजूद चंद्रमा पास होने की वजह से ज्वार पर ज्यादा असर डालता है। अच्छा, और हमारी धरती अंदर से भी शांत नहीं है। भूकंप और ज्वालामुखी इसी का सबूत हैं। के तरंगों PS और L का जिक्र है। ये क्या है? जब जमीन के नीचे चट्टानें टूटती हैं तो 3 तरह की ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। इसे ऐसे समझिए, P तरंगे एक स्प्रिंग की तरह आगे पीछे धक्का देती हैं। ये सबसे तेज होती है। S तरंगे एक रस्सी की तरह ऊपर नीचे लहराती हैं। और L तरंगे? असली तबाही मचाती हैं L तरंगे, जो जमीन की सतह पर सांप की तरह चलती हैं, और इसीलिए इमारतें सबसे ज्यादा इन्हीं से गिरती हैं। तो पृथ्वी के अंदर की आग सिर्फ भूकंप ही नहीं लाती, बल्कि बाहर भी निकलती है। ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है। हाँ, और ये ज्वालामुखी ही असल में जमीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। सोर्स में जो आग्नेय चट्टानों का जिक्र है वो इसी पिघले हुए लावा के ठंडे होने से बनती हैं। हमारे महाद्वीपों का जो आधार है वो अरबों सालों से इसी प्रक्रिया से बना है। वाह, क्या नजारिया। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, महाद्वीप। महाद्वीपों का नक्शा है। चलिए एक एक करके उनकी कोई एक अनोखी पहचान को समझते हैं। जरूर। क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क, भूमध्य और मकर गुजरती हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत जैसे युवा और ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहीं अपालाचियन जैसे बहुत पुराने और घिसे हुए पहाड़ भी हैं। दक्षिणी अमेरिका की पहचान है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे लंबी है, और अमेज़न नदी बेसिन। अमेज़न के वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि वे दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अब अफ्रीका और यूरोप पर आते हैं। अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी नील बहती है और सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है। लेकिन इसकी सबसे खास भूवैज्ञानिक विशेषता ग्रेट रिफ्ट वैली है, एक विशाल दरार जहां महाद्वीप धीरे धीरे टूटकर अलग हो रहा है। और यूरोप? यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इसकी कटी फटी तटरेखा ने यहाँ के देशों को समुद्री शक्तियों के रूप में विकसित होने में मदद की। और अब आते हैं एशिया पर, जो हर मामले में विशाल है। विशाल से भी बढ़कर हिमालय का जिक्र है, लेकिन ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक मौसम बनाने वाली मशीन है। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट से टकराने की वजह से ये आज भी ऊपर उठ रहे हैं। यही पहाड़ मॉनसूनी हवाओं को रोककर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश करवाते हैं।
इनके बिना यहाँ का भूगोल, खेती और संस्कृति पूरी तरह अलग होती। कमाल है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कहानी उसकी अलगाव की कहानी है। ये लाखों सालों तक बाकी दुनिया से कटा रहा, इसलिए यहाँ कंगारू और कोआला जैसे अनोखे जीव जंतु विकसित हुए। यही दुनिया की सबसे बड़ी जीवित संरचना ग्रेट बैरियर रीफ भी है। और अंत में बर्फीला महाद्वीप अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ये सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अतीत का एक टाइम कैप्सूल है। इसकी बर्फ की परतों में लाखों साल की जलवायु का रिकॉर्ड जमा है, इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। हमने 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु से शुरुआत की, तारों के जीवन और मृत्यु को देखा, अपने सौर मंडल के पड़ोसियों से मिले, अपनी पृथ्वी की परतों को खोला और फिर उसके 7 महाद्वीपों का चक्कर लगाया। और इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो है जुड़ाव। सुपरनोवा विस्फोट में बने लोहे से हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनता है। पृथ्वी के कोर में घूमते लोहे से बना चुंबकीय क्षेत्र हमें बचाता है। हिमालय की ऊंचाई भारतीय उपमहाद्वीप के मॉनसून को तय करती है। हर चीज एक बड़ी, जटिल और खूबसूरत मशीन का हिस्सा है। ये वास्तव में हर चीज को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखता है। हम सिर्फ एक ग्रह पर नहीं रहते, हम एक ब्रह्मांडीय कहानी का जीता जागता हिस्सा है। बिल्कुल। और इन सोर्सेज ने हमें पृथ्वी का वो रूप दिखाया है जो आज है, लेकिन ये सभी प्रणालियां, टेक्टोनिक प्लेट्स, जलवायु, यहाँ तक कि पृथ्वी की कक्षा भी लगातार बदल रही हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर हम यही प्रेजेंटेशन आज से 10 लाख साल बाद बनाएं, तो महाद्वीपों और महासागरों के नक्शे कितने अलग दिखेंगे।